हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने समझा कि एटम्स को सिंबलाइज कैसे करते हैं या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये एटम्स एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट्स जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये इनके नेम है। इनको छोड़ के बाकी सारे एटम्स जनरली दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में या फिर आयंस के फॉर्म में। ठीक है, आयंस या तो इसे हम कैटायन बोल सकते हैं, कैटायंस, या फिर एनायंस। ठीक है, अब कैटायंस का मतलब क्या होता है? जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एनायन का मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का साइन होता है, इस पे प्लस का साइन होता है। ठीक है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो जरा इसकी बात कर लीजिए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनको बोलते क्या है? इनको स्पेसिफिकली कुछ बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस। इन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं, और ये नेचर में किसी से भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे। ठीक है, इनर्ट गैसेस, इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, किसी और के साथ ये रिएक्ट नहीं करना चाहते, जैसे पड़े हैं वैसे ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम बात करते हैं उन एटम्स की जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, अच्छी बात मैंने लिखी, यहाँ पे लिख दीजिए, दे आर केमिकली स्टेबल, दे डू नॉट रिएक्ट, मतलब ये कैसे हैं? स्टेबल है, और जो स्टेबल होगा उसको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है बाकी सारे जो एटम्स हैं या बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में अनस्टेबल होते हैं, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, और वो ऐसा करके मतलब मॉलिक्यूल बना के या आयंस बना के अपने आप को स्टेबल करते हैं। वो कैसे स्टेबल करते हैं, कैसे हो जाता है ये, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और इन फॉर्म ऑफ आयंस, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम वाटर भी लिखते हैं तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, H2O बनता है। ठीक है, H2O ही क्यों बनता है? H3O क्यों नहीं बन जाता, या H2O2 क्यों नहीं बन जाता, या HO2 क्यों नहीं बन जाता? इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इस चैप्टर में हमें पता चलेंगी। तो मॉलिक्यूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, फिर हम आयंस के बारे में बात करेंगे कि आयंस कैसे बन जाते हैं और क्यों बन जाते हैं, और आयंस बनने के बाद वो एटम जो होगा वो पहले से ज़्यादा स्टेबल कैसे हो जाता है। चलिए अब इसी तरह देखते हैं। सो एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड आयनिक फॉर्म। तो एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म या आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है टू बिकम स्टेबल। भाई मैं आपसे बोल रहा था कि ऐसा करके वो क्या करेगा? स्टेबल हो जाएगा। बाय एक्वायरिंग, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बाय एक्वायरिंग द स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इस वाले वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। ये हम जो कॉन्फ़िगरेशन की बात है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये स्टेबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करके स्टेबल हो जाते हैं, और वहाँ से हमारा ये पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है और ये कैसे बनता है, इसकी बात अब करते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। न्यूट्रल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कभी भी मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस दिखेगा ना माइनस दिखेगा। अगर प्लस और माइनस है तो अब मॉलिक्यूल नहीं रहा, वो आयंस बन गया। ठीक है, सो एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ, ग्रुप है टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब समझिए क्या है यहाँ से, कि अगर मान लीजिए कुछ एक एटम, दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके कुछ नया स्पेशी बना लें, तो जो स्पेशी बनेगी, स्मॉलेस्ट स्पेशी बनेगी, उसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी एक और डेफिनेशन पढ़ लेते, फिर एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस आप इमेजिन कर लीजिए, चाहे वो वाटर हो सकता है। ठीक है, अब वो सब्सटेंस या तो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए या फिर कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने सब्सटेंस के फॉर्म में मिल्क को इमेजिन कर लिया या किसी और चीज़ को इमेजिन कर लिया, एलिमेंट या कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे आपने वाटर को इमेजिन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को इमेजिन, अमोनिया गैस को इमेजिन कर लिया, इस तरीके से। तो कोई भी एक सब्सटेंस है जो कि एलिमेंटल या कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए, विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपने ले लिया उस सब्सटेंस का,
जिसके पास उस पूरे सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी हो, ऑफ दैट सब्सटेंस, सो विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, उसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या इतनी सारी बातों का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमने नेचर से हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, H2, ठीक है। हाइड्रोजन कभी हम H नहीं लिखते हैं, अगर हीलियम लिखना होगा तो He लिखेंगे सिर्फ, वहाँ पे तो उसके मॉलिक्यूल बनते नहीं है क्योंकि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन ही रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन मान लिया चीज हमने ले लिया, एक और एलिमेंट ले लिया हमने ऑक्सीजन, ठीक है, और इनको रिएक्ट करके हमने क्या बना लिया, वाटर, ठीक है। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, केमिकली रिएक्ट हो गया और मान लीजिए वाटर बना, तो हमने एक कंटेनर, मान लीजिए किसी कंटेनर में ये वाटर बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इस पूरे वाटर में से एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया, जो सबसे छोटा था उसको लिया, और उस छोटे हिस्से को देखा तो उस छोटे हिस्से में एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड था और ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन बॉन्डेड था। इस पूरे को हम एक स्पेशी मान के चल रहे हैं, इसी को हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, समझ गए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इससे अलग होगा, वो एक साथ, अब ये एक स्पेशी बन चुका है, सिंगल बन चुका है, ये सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होगा अब, ठीक है। जब तक ये अलग था तब तक अलग था, लेकिन एक बार ये केमिकली रिएक्ट होके ये जुड़ गया है और ये केमिकली रिएक्ट होके एक सिंगल स्पेशी बन गया है, ठीक है। सिंगल यूनिट की तरह ये ट्रीट होगा और इसकी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगी। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, जबकि वाटर जो है वो लिक्विड है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे वाटर Cl2O2, ठीक है, NH3CO2, बस डेफिनेशन ही होनी चाहिए कि दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली रिएक्ट होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप को बोलना चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इस तरीके से बहुत सारे, सल्फ्यूरिक एसिड का, HCl का, बेसिस का, बहुत सारे सॉल्ट्स का, ये सारा ही हमारे पास एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर आते हैं, देखिए अब ये भी दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल होगा वो भी दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो एलिमेंट फॉर्म में, एलिमेंट्स भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास आज के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन है, तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है, ठीक है, 118 एलिमेंट्स नोन है। तो 118 एलिमेंट्स में से अगर आप इनर्ट गैसेस को हटा दें तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, कुछ ना कुछ बॉन्डेड स्टेट में है। तो जैसे यहाँ पर, और जो गैसेस हैं वो तो जनरली कंबाइंड स्टेट में ही मिलती हैं। जैसे देखिए Cl2, जैसे कि O2, जैसे कि Br2, जैसे कि F2, ठीक है। और भी कई सारी गैसेस हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया F2, ठीक है। और भी गैस, हाइड्रोजन आप ले सकते हो, N2 ले सकते हो, ठीक है, और ओजोन भी ले सकते हो, O3। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है, या और ले सकते हो आप, जैसे P4S8, P4S8, ठीक है, S5, ठीक है, C60, इस तरीके से कई सारे आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई और दूसरा Br2 होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई और एटम नहीं है, मतलब क्लोरीन से ही कंबाइन है, ऑक्सीजन से ही कंबाइन है, यहाँ पे ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन से कंबाइन है, ठीक है, नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से कंबाइन है, ठीक है, O3 3 ऑक्सीजन के एटम रिएक्ट करके ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, जबकि यहाँ पे कंपाउंड की जब बात करेंगे तो यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2O हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, आपने अल्कोहल ले लिया, C2H5OH हो गया, ठीक है। इस तरीके के कंपाउंड्स की बात होगी, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल भी दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या होते हैं, बट यहाँ पर देख लीजिए इसकी डेफिनेशन और इसमें कुछ और टर्म्स। सो इफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, सिंपल सी बात है, इफ सेम काइंड ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो उनको क्या बोलोगे आप, उनको आप मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलोगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, जो सेम होंगे, सेम एटम्स होंगे, तो होमो एटॉमिक मतलब सेम काइंड ऑफ एटम्स। सो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इस तरीके से आप एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे Cl2, Br2, H2, N2, O2, O3, ठीक है, उसको ओजोन बोलते हैं। ये फास्फोरस ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सल्फर दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, S8 के फॉर्म में, S5 के फॉर्म में। इसी तरीके से कार्बन भी कई एलिट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है C60, C90, और भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे।
अब यहाँ पर एक टर्म आता है एटॉमिसिटी। ये एटॉमिसिटी क्या होती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एटॉमिसिटी का मतलब होता है अगर हम किसी मॉलिक्यूल को चेक कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स मिल रहे होंगे, मिल के बना रहे होंगे उस मॉलिक्यूल को, तो वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। मतलब किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, सिंपल सी बात है, वही उसकी एटॉमिसिटी है। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ठीक है, किसी में अगर 2 एटम है मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम है तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये एक चीज़ और, मोनोएटॉमिक यहाँ पे लिखा ज़रूर है, बट इसको तो हम मॉलिक्यूल बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन तो ये होती है ना कि 2 एटम्स कम से कम ज्वाइन होने चाहिए। तो यहाँ पर तो मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल, लेकिन इसको इसी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बुक्स में भी इसको इसी के साथ रखा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप इसको पूछे कि क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वैसे तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी इनको एटॉमिसिटी के लिए हम इसी में रख लेते हैं। ठीक है, मोनोएटॉमिक अगर आपसे कोई पूछा जाए, एग्जाम्पल पूछा जाए, तो आप हमेशा नोबल गैसेस के एग्जाम्पल लिखोगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, 1-2 बार बोल के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, यहाँ से हमारी जो मेन चीज़ है वो यहाँ शुरू होती है। एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि डायटॉमिक का होमोएटॉमिक, कोई डायटॉमिक का एग्जाम्पल बताइए। तो होमोएटॉमिक का मतलब सेम एटम होना चाहिए, और डायटॉमिक का मतलब उसमें 2 एटम ही होने चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे N2, O2, H2, Cl2, Br2। ठीक है, बस यही एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल नोन नहीं है अभी तक। ट्राइएटॉमिक में एक ही एग्जाम्पल, सिंगल एग्जाम्पल है, वो है O3। ये हम ध्यान रखिएगा, हमेशा हम होमोएटॉमिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो ट्राइएटॉमिक बहुत सारे हो सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल में चेक करें तो, मॉलिक्यूल में देखें तो, लेकिन होमोएटॉमिक में केवल एक ही है एग्जाम्पल है आपके पास, O3। इसी तरीके से अब ट्राई के बाद हम सीधा पॉली में आ जाते हैं। मतलब 3 के बाद कितने भी आइटम्स अगर सेम काइंड के होंगे तो उनको हम पॉलीएटॉमिक में शामिल कर लेंगे। तो पॉलीएटॉमिक में जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, ये भी सल्फर, ये कार्बन के एलोट्रोप्स। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में बस यही फर्क होगा कि यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो इनको ही आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक, और वहां पे क्या बोल रहे थे, होमोएटॉमिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, एक बात और, जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइंड हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एटम्स कैसे आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसका आंसर है कि किसी भी मॉलिक्यूल में द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड को हम हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं और कैसे, कितने, कौन सा वाला कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और किस तरीके के कंपाउंड में किस तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड इनके बीच में बन रहा होगा। ठीक है, जैसे H2O का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके से होता है, HOH। ठीक है, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए हम कोई और एग्जांपल नाइट्रोजन का देख ले, तो नाइट्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन इस तरीके से बॉन्डेड रहता है। तो ये सारे केमिकल बॉन्ड होते हैं जो कि 2 एटम्स को आपस में बांधे रखते हैं। ठीक है, बॉन्डेड रखते हैं। तो इसके बारे में हायर क्लासेस में बात होगी, आप इसको भी हटा सकते हो। ठीक है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एटम्स होंगे जो कि जुड़े होंगे, और इन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे भी एटॉमिसिटी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डायटॉमिक एग्जाम्पल बताओ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कई सारे हैं, बस यहाँ पे 2 एटम होंगे, ध्यान रखना है। जैसे एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, टोटल तो 2 हुए ना। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, HCl। इस तरीके से कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे HF। ठीक है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसके अलावा HBr। ठीक है, सॉरी HBr होगा ना, HBr, HI भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक में मतलब 3 एटम होने चाहिए टोटल, जैसे CO2, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 हो गए। H2O, H2S, NO2, SO2, इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। टेट्राएटॉमिक में टोटल 4 होंगे, तो एक नाइट्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गया।
PCl3, H2O2। ये H2O2 वाटर नहीं है, इसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। और ये है सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसके बाद 4 के बाद जितने भी होंगे उसको पॉलीएटॉमिक में काउंट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कितने सारे एटम है, 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे 7 मॉलिक्यूल, 7 एटम्स। तो इसकी एटॉमिसिटी अगर आपसे पूछी जाएगी कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4, तो टोटल एटम हम काउंट करके बताएंगे, तो कितनी आ जाएगी 7। अगर इसमें पूछी जाएगी तो 6 और ये 12, 18 और ये 24, तो टोटल 24 एटॉमिसिटी। इस तरीके से बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होंगे वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाएंगे।